नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अपन ने 6th क्लास की ज्योग्राफी को उसका वीडियो अपलोड कर रखा है प्रथम आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो अपन 6 टू 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे और ये सीरीज़ लगातार कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। आपको 1 महीने के अंतर्गत ये जून के एंड तक ये सारी एनसीईआरटी 12 तक अपन खत्म करवा देंगे, ठीक है? साथ ही साथ अपन डेली जो पीआईबी है उसका एनालिसिस भी अपलोड कर रहे हैं। डेली सुबह 7 बजे प्रथम आईएएस करंट अपडेट्स के नाम से हमने नया चैनल बनाया है। इस चैनल के साथ में कोलैबोरेशन में लगा हुआ होगा, तो उसको जाकर के आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी पीडीएफ्स वगैरह है वो टेलीग्राम पर मिलेगी आपको। लिंक कमेंट सेक्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स दिखाना चाहता हूँ जिस पे अपन काम कर रहे हैं प्रीलिम्स 2027 और मेंस के लिए। हम नोट्स पे काम कर रहे हैं, एक बार आप उसको ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरीके के रहेंगे, ये हिस्ट्री के नोट्स हैं। तो बहुत अच्छे से अपन ये सारे नोट्स बना रहे हैं, सारी मेहनत चल रही है। अभी 10-12 तारीख तक ये सारे नोट्स बन के तैयार हो जाएँगे, ठीक है ना? इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट करवानी है। ये जैसे हिस्ट्री के थे, ये पॉलिटी के देख लीजिए। तो अपन बढ़िया नोट्स पे काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है? तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, ये जो 6th, 7th और 8th तक के जितने भी है ना, तो बेसिक एनसीईआरटी है। बहुत बहुत स्टार्टिंग से मतलब एकदम ज़ीरो से समझाने की कोशिश करी है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना? और देखिए, इसमें पहला चैप्टर जो है ना, वो है पर्यावरण के ऊपर कि पर्यावरण जो अपने आस-पास का जितना भी वातावरण है, उसको अपन प्राकृतिक जो वातावरण है या फिर मानव निर्मित जो वातावरण है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है? इसमें सजीव भी शामिल है और निर्जीव भी शामिल है, ठीक है ना? इन दोनों को मिला करके ही ये प्राकृतिक जो वातावरण है, जो अपना जो पर्यावरण है, वो बनता है, ठीक है? अब देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन-कौन शामिल है? वही पेड़-पौधे, अपने आस-पास की प्रकृति, सारी चीज़ें, जीव-जंतु ये सब शामिल है ना? और पृथ्वी की जो ठोस भू-परपट्टी है ना? ऊपरी परत है, उस वो स्तन मंडल का निर्माण करती है और उसी पर अपन रहते हैं, ठीक है? चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, है ना? ये चीज़ें, ठीक है? अब देखिए, पहला चैप्टर तो बहुत बेसिक है। अब देखिए, पारितंत्र किसे कहते हैं? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी यानी कि अपन जो जीवित प्राणी जो पृथ्वी की सतह पर रह रहे हैं, वो आपस में या फिर एक-दूसरे के साथ में जो भी उनका भौतिक या फिर रासायनिक कारकों के साथ में जो परस्पर क्रिया के साथ वो अपना सर्वाइवल रखते हैं, उसी को अपन कहते हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है ना? उसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, पदार्थों का हस्तांतरण होता है, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है? ओके। मानवीय पर्यावरण में क्या शामिल होता है? मानवीय पर्यावरण में जैसे अपन मानव जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना? वो सारी चीज़ें पर्यावरण में शामिल हो जाती है। अपन जीवन जीने के लिए जो भी फसलें उगाना है, पशुपालन है, स्थायी जीवन के लिए जो भी चीज़ें अपन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मानवीय पर्यावरण में शामिल हो जाएगी। ठीक है ना? अब उसमें बेसिक से समझा रखा है कि पहले कैसे वस्तु विनिमय पद्धति से अपन चीज़ों का आदान-प्रदान करते थे, फिर धीरे-धीरे व्यापार का आरंभ हुआ, है ना? औद्योगिक क्रांति आई, सूचना क्रांति आई, ठीक है? संचार सहज और आज आईओटी का ज़माना आ गया, है ना? तो इसी तरीके से अपने मानवीय पर्यावरण को धीरे-धीरे विकसित किया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो बहुत सिंपल सा था। अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे अपन 11th की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर, है ना? इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है? इस चैप्टर में बहुत बेसिक से उस चीज़ को समझा के रखा है ना? देखिए, पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है उसको जानने के लिए अपने पास 2 स्रोत होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष होते हैं और एक होते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि अपन डायरेक्टली हाथ से ऐसे देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो गहरी खदानें हैं, 4 से 6 किलोमीटर की खदानें हैं, तो उससे अपन समझ सकते हैं कि 6 किलोमीटर तक अंदर पृथ्वी गहराई में किस तरीके की है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है ना? ये चीज़ें। और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है मतलब कि पृथ्वी जैसी संरचना वाले कुछ जैसे जो होते हैं ना एस्टेरॉइड, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, है ना? या फिर उल्कापिंड जो पृथ्वी तक पहुँच लेते हैं। तो उनका अध्ययन करके अप्रत्यक्ष स्रोतों से अपन पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी के मतलब इंटीरियर स्ट्रक्चर में पूरा ट्रैवल करती है, तो उनके थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा है। आपको पता है पी तरंगे या एस तरंगे, वो किस तरीके से ट्रैवल करती है। पी तरंगे ठोस और द्रव दोनों में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन एस एस तरंगे होती है ना, वो तरल भाग में या फिर जो लिक्विड फॉर्म में जहाँ पे भी अर्थ है, वहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाती। तो जहाँ से एस तरंगे ट्रैवल नहीं करेंगी, इसका मतलब अपने को आइडिया लग गया कि भाई यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? तो ये है अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है? अब पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है उसे भूपर्पट्टी कहते हैं, आपको पता है। ये सारे चीज़ें जो है ना अपन
बहुत मतलब स्टैंडर्ड या फिर इसका कहे कि भाई इसी का डिटेल वर्जन में अपन 11th की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है ना फिजिकल ज्योग्राफी उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन बेसिक से नॉर्मली जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए जो भूप्रपट्टी है ना वो महाद्वीपीय जो भाग है वहां पर 35 किलोमीटर के आसपास है, और जो समुद्री सतह है ना वो 5 किलोमीटर के आसपास की जो भूप्रपट्टी है ना वो है। कैसे? देखिए महाद्वीपीय भाग ऊंचाई में भी काफी होता है। महाद्वीप आपको पता है पहाड़ वगैरह जो होते हैं ना महाद्वीपों पर काफी ऊंचाई तक होते हैं, तो जितनी उनकी ऊंचाई होगी ना गहराई में भी उसको संतुलित करने के लिए वो इतने ही गहरे धसे हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है ना उसकी गहराई ज्यादा होती है, ठीक है। 35 से 70 किलोमीटर के आसपास भी देखी जाती है। लेकिन चूंकि महासागरीय जो भूप्रपट्टी है ना वो बेसाल्ट से बनी हुई होती है, उनकी गहराई ज्यादा नहीं हो पाती, ठीक है ना। वो 5 किलोमीटर के आसपास ही उनकी गहराई रहती है, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा सियाल साइमा करके, है ना। तो ये भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले क्या है एलिमेंट्स है। जैसे महाद्वीपीय भूप्रपट्टी में सिलिका पाया जाता है, एसआई, है ना, ये इसका जो भी मतलब रासायनिक नाम है, और एल्यूमिनियम, तो इसको सियाल कहते हैं। तो जो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है ना उसको सियाल कहेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसी तरह महासागरीय जो भूप्रपट्टी है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये ज्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए इसको कहेंगे साइमा या फिर सीमा वगैरह जो भी उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो SiMa यानी सिलिका और मैग्नीशियम ये महाद्वीपीय जो महासागरीय जो भूप्रपट्टी है ना उसमें ज्यादा पाया जाता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको अलग से सारणी बना के, ठीक है ना। देखिए महाद्वीपीय भूप्रपट्टी और महासागरीय भूप्रपट्टी। महाद्वीपीय किससे बनती होती है? सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। महासागरीय साइमा, ठीक है, इसमें सिलिकॉन हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। ये महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी है इसकी गहराई ज्यादा होती है, 35 से लेकर के 70 किलोमीटर हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों को संतुलित करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इतनी गहराई में वो पहाड़ धसे होंगे तभी वो संतुलित रह पाएंगे पृथ्वी पर, ठीक है ना। और इनकी अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई होती है, ठीक है, इसकी भूप्रपट्टी की। अब देखिए भूप्रपट्टी के बाद आती है मेंटल मेंटल परत, जो कि 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में फैली हुई है, ठीक है। और उसके बाद में क्रोड या फिर कोर, ठीक है। अब इसमें भी जो बाहरी कोर है ना, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, अब ये इसकी गहराई है। मान लीजिए भूप्रपट्टी हो गई, ये मेंटल हो गया, ये बाहरी कोर हो गया, और आंतरिक कोर। बाहरी कोर है ना ये तरल भाग में, क्योंकि थोड़ा सा जो दबाव है ना, दबाव ये यहाँ पर कम होता है। तो जो अंदर वाले जितने भी जो इंटीरियर जो भी धातु होती है यहाँ पर, जैसे लोहा वगैरह हो गए, तो ये तरल भाग में रहते हैं, क्योंकि दबाव या फिर प्रेशर है ना वो कम रहता है। बाहरी जो कोर होता है उसमें, आंतरिक कोर में ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये ठोस भाग में पाया जाता है, ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे अपन ने पढ़ा साइमा, है ना, सियाल, ये महाद्वीपीय भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं, महासागरीय भूप्रपट्टी में। उसी तरह जो कोर भाग होता है ना, उसमें नीफे पाया जाता है। नीफे में क्या होता है? निकिल और फेरस, निकल और फेरस, फेरस यानी कि जो लौह धातु होती है ना वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये कोर वाले भाग में ये सारी चीजें पाई जाती है। और ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो आंतरिक कोर है ना वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और बाहरी कोर किस में? तरल अवस्था में। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं इस साइड में, जो भी ये बॉक्स बने हुए, कि पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूप्रपट्टी के रूप में है, ठीक है ना। जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना भूप्रपट्टी, वो सिर्फ 1% हिस्सा है। बाकी 84% में मेंटल पाया जाता है, और 15% के आसपास जो कि कोर सेक्शन है ना अर्थ का, वो 15% है, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर, ठीक है, ओके। अब देखिए रॉक्स और मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं पृथ्वी पर, ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए पृथ्वी की भूप्रपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है, ठीक है ना, रॉक से। अब पृथ्वी की भूप्रपट्टी बनाने के लिए खनिज पदार्थों के लिए किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अब देखिए भूप्रपट्टी जिस भी खनिज से बनी होती है ना उनको क्या कहते हैं? शैल, ठीक है। उनका विभिन्न रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, गठन हो सकता है। देखिए
मुख्यतः 3 टाइप की रॉक्स पाई जाती है। पहले तो आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस, ठीक है। दूसरा क्या होगा? सेडिमेंट्री, जो कि अवसादों के जमने से बनी होती है। और तीसरी जो होती है ना चट्टानें, वो होगी कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो ये 3 टाइप की चट्टानें पाई जाती है, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब देखिए इनको समझते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होती है ना, वो प्राथमिक शैल होती है। प्राथमिक शैल का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट मैग्मा के ठंडे होने की वजह से बनती है, ठीक है ना। जो मैग्मा जैसे ज्वालामुखी फट गया, उसके बाद में जो भी मैग्मा जो प्रवाहित होता है वो डायरेक्ट जब ठंडा हो जाएगा ना, उसको कहेंगे अ, प्राथमिक शैल, प्राथमिक। और उसमें आग्नेय शैल पाई जाती है, ठीक है ना, वो होती है आग्नेय शैल, ठीक है। अब आग्नेय शैल भी 2 प्रकार की हो सकती है कि या तो पृथ्वी के इंटीरियर भाग में जम रही है वो, या फिर पृथ्वी के बाहर आकर के जमना शुरू हो गई। समझ रहे हो ना? तो 2 टाइप की चट्टानें हो सकती है। आग्नेय भी पृथ्वी के अंदर ठंडी हो रही है, या फिर पृथ्वी के बाहर सतह पर आकर के वो लावा ठंडा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, बाहर पृथ्वी की सतह पर आकर के जो मैग्मा ठंडा होता है ना, उसमें जैसे बेसाल्ट है। अब दक्कन का पठार है ना, जो जो क्या कहते हैं, रियूनियन जो हॉटस्पॉट है, उसकी वजह से दक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ। और उसमें जो चट्टानें हैं ना, वो है बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें कम ज्यादा फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो दक्कन का पठार है ना, वो इतनी मतलब पीक ढलान वाला नहीं है, क्योंकि वो फैला है तो उसका ढलान बहुत कम है, ठीक है ना, उसका स्लोप बहुत कम है, ठीक है। अब अंतर्वेदी जो चट्टानें हैं, जो आग्नेय चट्टानें, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जमना शुरू हो जाते हैं, उसमें जैसे अब बेथोलित, फैकोलित, लेपोलित, ये इस तरीके के आपने पिंड बनते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये सुना होगा, ठीक है ना। तो वो होती है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आग्नेय चट्टानें बन गई, उसके बाद क्या हुआ, ताप, दाब, इन सब चीजों के वजह से क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है। अब जब ये टूटेगी, ठीक है, टूट गई मान लीजिए, अब इनका अपर्दन होगा। कैसे भी हो सकता है, जल के थ्रू, हवा के थ्रू, कैसे भी हो सकता है। अपर्दन होने के बाद में ये कहीं न कहीं पे निक्षेपित होगी, निक्षेपण होगा इनका। और जहां पर ये जमेगी ना, धीरे 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 करके वो भी एक चट्टान का रूप ले लेगी, और उनको कहेंगे अवसादी चट्टानें, यानी अवसादों के जमने से बनी है। अवसाद यानी ये जो टूटे हुए भाग जहां पे जम गए, है ना। और जो शिवालिक श्रेणियां है ना, उनका भी निर्माण कहीं ना कहीं अवसादी चट्टानों की वजह से ही हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? यही दे रखा है इसमें सारी चीज। देखिए, शेल लुढ़क कर, चटक कर, या फिर किसी भी टाइप से टूट करके उसका अवसाद बन जाते हैं, और वो सारी हवा पानी से एक दूसरे जगह पर अपर्दित हो जाते हैं, है ना। अपर्दन होने के बाद में जहाँ पे निक्षेपण होता है, वहां पर अवसादी सेलों का निर्माण होता है, और इसमें जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आग्नेय शैल में देखिए, आग्नेय चट्टानें है ना, ये डिफरेंट आप डिफरेंशिएट करके देखना। आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं होगा, जीवाश्म नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सीधी मैग्मा से बनी होती है। लेकिन अवसादी में, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म हो सकता है। जीवाश्म मतलब कि मतलब मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, पेट्रोलियम है, कोयला है ना, इनका निर्माण इन चट्टानों के साथ में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरी टाइप की चट्टान, इसको नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। तीसरी टाइप की चट्टानें होते हैं कायांतरित चट्टानें। कायांतरित क्या होता है? कायांतरित, काया को रूपांतरित करना। काया मतलब शरीर, मतलब खुद के शरीर को रूपांतरित कर दिया। कैसे? एक तो तापमान में परिवर्तन हो गया, और एक प्रेशर में परिवर्तन हो गया। दाब और ताप में परिवर्तन होने के बाद में इन चट्टानों की जो जो भी फॉर्मेशन होती है ना, वो बदल जाती है, उनका स्वरूप बदल जाता है। इसको कहेंगे कायांतरित। जैसे कि चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर, वो ताप और दाब के वजह से संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, मार्बल बन जाता है। समझ गए? तो ये हो गया कायांतरण। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो शेल है ना, जितने भी चट्टानें हैं, वो एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि मैग्मा था, ज्वालामुखी फट गया, समझ गए। सबसे पहले ज्वालामुखी फटा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आग्नेय शैल बनी, ठीक है। आग्नेय शैल के अवसाद टूट टूट के जमा होना शुरू हो गए, तो वो अवसादी चट्टानें बन गई। अवसादी चट्टानों में ताप और दाब में परिवर्तन हो गया, वो कायांतरित चट्टानें बन गई। और कायांतरित चट्टानें जब वापस से मैग्मा के रूप में वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी, तो वो वापस आग्नेय शैल बन जाएगी, कायांतरित शैलें,
ठीक है ना। तो ये पूरा जो चक्र है ना वो चलता रहता है लगातार, इसी को कहते हैं शेल चक्र, है ना, रॉक साइकिल कहते हैं इसको। ठीक है, ओके, दूसरा चैप्टर भी हो गया दोस्तों पूरा। अब तीसरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब बदलती पृथ्वी क्या है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का जो स्थल मंडल है ना वो बहुत सारी प्लेट्स में विभाजित हो रखा है। प्लेट्स यानी, अब देखिए स्टेनोस्फेयर है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिक्विड फॉर्म में स्थित है, और उसके ऊपर जो महाद्वीपीय चट्टाने या फिर महासागरीय चट्टाने हैं ना वो तैर रही है उस मैग्मा के ऊपर, तो उन्हें ही प्लेट कहते हैं। ठीक है ना, या स्थल मंडलीय प्लेट इनको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेट की गति का मुख्य कारण क्या है, ये प्लेट किस तरीके से गति करती है, फिर उनमें सतह में परिवर्तन किस तरीके से होता है, उसके लिए दो कारक बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित करते हैं इसको। पहला तो क्या, अंतर्जनित फोर्स, यानी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी क्रिया चल रही है जिसकी वजह से ये फोर्सेस मतलब प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, अंतर्जनित फोर्स में आप क्या कहेंगे, कौन कौन सी चीजें। ठीक है, जो मैग्मा है ना, मैग्मा वो कहीं ना कहीं अंदर ताप और दाब में परिवर्तन के कारण मूव करता रहता है ना, संवहनीय धाराओं के रूप में, संवहनीय धाराओं के रूप में। उस वजह से पृथ्वी की सतह पर जो प्लेट्स है ना वो मूव कर रही है। ठीक है, दूसरी क्या है, बहिर्जनिक फोर्सेस, है ना, जिसमें कभी कभी जैसे भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गए, ये सारी चीजें पृथ्वी की जो सतह है ना उसमें गति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए पृथ्वी की गतियां किस टाइप से, एक तो अंतर्जनित फोर्स, बहिर्जनिक फोर्स। अंतर्जनिक में आकस्मिक बल जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, इसकी वजह से पृथ्वी की प्लेट्स गति करती है। पटल विरूपण, है ना, उसमें पर्वत निर्माणकारी जो भी फोर्सेज होती है, यानी कि दो प्लेट आपस में टकरा रही है ना, या फिर दो प्लेट्स आप एक दूसरे से दूर जा रही है उसकी वजह से, तो दो टाइप से इनमें भी निर्माण हो सकता है, पृथ्वी की गति प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अपरदन और निक्षेपण के कारण भी जैसे नदियां हैं, पवने हैं, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं बहिर्जनिक फोर्सेज हैं जो कि पृथ्वी की ऊपर जो भी गतियां हो रही है, चाहे किसी भी फॉर्म को चेंज होने में या फिर किसी भी टाइप का अपरदन वगैरह होने में, तो ये सारी चीजें इसको प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी यानी ये मुख, इसको कहेंगे ज्वालामुखी, जहां से मैग्मा बाहर निकलता है उसको कहेंगे ज्वालामुखी, और जिस प्रोसेस से मैग्मा बाहर निकल रहा है ना उसको कहेंगे ज्वालामुखीयता। ठीक है, इस प्रोसेस को तो कहेंगे ज्वालामुखीयता, और जहां से बाहर निकल रहा है उसको कहेंगे ज्वालामुखी, वॉल्केनो, वॉल्केनोनिज्म, इसको कहेंगे ज्वालामुखीयता। ठीक है, ओके, अब देखिए भूकंप जो है ना वो पृथ्वी की गति, प्लेटों की गति के लिए एक कंपन के रूप में आरंभिक फेज में काम करता है। ठीक है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब भूकंप जहां से स्टार्ट होता है उसको कहेंगे उद्गम केंद्र। ठीक है, और जहां पर पृथ्वी का जो निकटतम सतह है जहां पर सबसे पहले भूकंप इम्पैक्ट डालता है वो होता है अधिकेंद्र। ठीक है ना, फोकस कहेंगे उद्गम केंद्र को, और एपिसेंटर कहेंगे किसको, अधिकेंद्र को। ठीक है ना, अब ये सारी हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे पी तरंगे, एस तरंगे, कैसे इनमें डिफरेंशिएट करके ये किस तरीके के तरंगे होते हैं, वो सारी 11th के आस 11th वाली क्लास में अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अब देखिए उद्गम केंद्र, देखिए जहां से भूकंप निकल रहा है, अधिकेंद्र जहां पर इम्पैक्ट डाला सबसे पहले इसने, है ना। हाँ, ठीक है, देखिए भूज वगैरह में जो 2001 में भूकंप आया था उसकी वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, सारी चीजें बहुत डिस्ट्रक्टिव था, तो वो सारी चीजें दे रखी है एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है ना, कैसे बचाव करना चाहिए ये भी दे रखा है, ये कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आप इसका यूज ले सकते हो। ठीक है ना, ओके, अब देखिए नदी किस तरीके से मतलब जो फॉर्मेशन है ना स्थलाकृतियों का कैसे निर्माण कर सकती है। अब देखिए कोई भी जो भी कारक है ना वो दो तरीके से स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, एक तो अपरदन से और एक निक्षेपण से। ठीक है ना, इरोजन से और डिपोजिशन से। अब नदी देखिए, नदी जब अपर्दित करती है ना किसी भी चट्टान को, तो वो कुछ स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे कि जैसे जो जल प्रपात होते हैं वो कहीं ना कहीं अपर्दन की वजह से ही बनते हैं। ठीक है ना, कि भाई चट्टान को अपर्दित कर दिया और वहां से पानी गिरना शुरू हो गया। ठीक है, तो एक तो जल प्रपात हो गया, इसको कहेंगे वाटरफॉल। ठीक है,
ओके, अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्स दे रखे हैं, इसको तो अपन ने, हाँ इसको देख लेते हैं। भूकंप को पहले देख लेते हैं, इसके फैक्ट्स को। तो भूकंप जो होता है ना, उसका एक एक यंत्र होता है जिसके थ्रू उसको मापते हैं। ठीक है, भूकंप लेके भी कहते हैं, या फिर सिस्मोग्राफ कहते हैं उसको। ठीक है, अब तीव्रता कौन मापता है? रिक्टर। रिक्टर स्केल से मापते हैं तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता 2 और उससे आसपास है तो वो ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। अब इसमें 2 तरीके की होती है स्केल, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दोनों का किस तरीके से यूज़ होता है अलग-अलग, ठीक है ना? आप लिख कर के बताओगे कि रिक्टर स्केल इसके लिए यूज़ होता है और मर्केली स्केल इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना? आप गूगल करके देख लेना इसको, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है? अब देखिए जलप्रपात अपन पढ़ रहे थे विषय में, बहुत सारे छोटे-मोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊँचा जो जलप्रपात है ना, जो वाटरफॉल है, वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है, एंजेल, ठीक है ना? और ये अन्य जलप्रपात जैसे उत्तर अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल, अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया फॉल, ठीक है? तो यहाँ से प्रीलिम्स में आपको पता है मिलान वाले सवाल पूछते हैं, 3 जलप्रपातों और 3 वाटरफॉल के नाम दे देंगे, कौन से देश में स्थित है वो दे देंगे। अब आपको बताना है कि ये मिलान में कितने सही है, कितने पेयर सही है, कितने सही नहीं है, ठीक है? तो एंजेल तो कहाँ पे है? वेनेजुएला में। नियाग्रा कहाँ पर है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। और विक्टोरिया है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ही नदी जो है ना वो मैदानों में प्रवेश करती है तो कहीं न कहीं विसर्पी रूप में बढ़ना आगे स्टार्ट हो जाती है। क्यों विसर्प में बढ़ती है? क्योंकि इनकी स्पीड एक तो कम हो जाती ठीक है? और इनके इनके जो अपरदित चट्टानें होती है ना वो बहुत ज़्यादा भार होता है ना? और जैसे जल कम हो जाता है, सॉरी जल कम नहीं मतलब स्पीड कम हो जाती है, तो वो कहीं न कहीं इसको जो अपरदित चट्टान है वो कहीं न कहीं रोकेगी, है ना? यहाँ पे निक्षेपित कर दी, तो वो इसको थोड़ा-सा साइड से होकर के निकलना शुरू हो जाएगी। फिर इधर जमा दिया तो फिर इसको इसके साइड से निकल, तो ऐसे पूरा जैसे गति कम हो जाती है तो पानी अपनी दिशा एक जैसी नहीं रखता, ठीक है ना? तो वो ऐसे गुम्फित रूप से निकल रहा है, ठीक है ना? इसी को कहते हैं विसर्पी रूप, ठीक है? ओके, अब जैसे यहाँ से नदी बह रही थी, यहाँ से पहले, ये भाग पीछे छूट गया और इसने अब नया मार्ग अपना लिया। तो ये जो होती है ना, वो चाप झील होती है, छाड़न झील भी कह सकते हैं, छाड़न झील, छाड़न लेक या फिर ऑक्सबो लेक भी कहते हैं इसको, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। अब देखिए बाढ़-कृत मैदान क्या होता है? जैसे मान लो नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ तक बह गई, लेकिन पानी तो कम होगा कभी न कभी, तो पानी जैसे ही जल स्तर उतर जाएगा ना, तो यहाँ पर गाद जो जमी होगी ना, जो जम जाएगी, पानी ज़्यादा होने से, उसको कहेंगे बाढ़ मैदान, ठीक है ना? तटबंध जो इसके किनारे होते हैं ना, इसको कहेंगे तटबंध, ये वाले, ठीक है? ओके। वितरिकाएँ क्या होती है कि जब नदी डेल्टाई क्षेत्रों में या फिर समुद्र के किनारे फैलती है, तो बहुत सारी छोटी-छोटी नदियों में वितरित होना शुरू हो जाती है ऐसे। इनको कहेंगे वितरिका, ठीक है? सहायक नदी कौन-सी होती है? जो मुख्य नदी के साथ में छोटी नदियाँ आकर के जो मिलती है ना, उनको कहेंगे सहायक नदी, ठीक है ना? ट्रिब्यूटरीज़, ओके। आपको कुछ कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुछ प्रमुख जो डेल्टा हैं और वो किस-किस नदी से बनाए जाते हैं, है ना? उसको आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? अब देखिए, जो समुद्री तटीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर कैसे शिलाकृतियों का निर्माण होता है? देखिए, कुछ नाम पढ़ लेते हैं, जैसे स्टैक, यहाँ पे पूरी चट्टान थी, कुछ चूना पत्थर की चट्टान होती, तो पानी ने इसको अपरदित कर लिया और ये जो बचा हुआ भाग है ना, उसको स्टैक कहेंगे। ये जैसे इस गुफा की तरह बन जाता है, तो तटीय मेहराब कहेंगे इसको, ठीक है ना? और ये इसका दोनों साइड इससे खुला होता है, इसमें एक हिस्सा खुला होता है, इसको समुद्री गुफा बोलेंगे, ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें। अब जैसे हिमनद है, ग्लेशियर्स है, तो वो भी अपनी कुछ शिलाकृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? तो इसमें हिमोड जो जल मैदान है, जैसे जैसे न नॉर्मल नदी होती है, उसमें जलोढ़ होता है, यानी कि जल अपने साथ में जो भी अवसाद लेकर के आ रहा है, जो मिट्टी वगैरह, खनिज वगैरह जो लेकर के आ रहा है, उसको कहेंगे जलोढ़। और इसी तरह जो हिमनद होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो जो अपने साथ में जो अवसाद लेकर के जाता है ना, उसको कहेंगे हिमोड, ठीक है ना? ओके। इसी तरह हवाओं से भी कुछ शिलाकृतियाँ बन सकती है, ठीक है ना? मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप देखते होंगे अगर आप जैसलमेर वगैरह, थार वगैरह में गए होंगे कभी तो। तो जैसे ये बरखान हो गए, ठीक है ना? रेत के टिब्बे होते हैं, उनका निर्माण कर लेते हैं वो, ठीक है? लोएस क्या होते हैं? ये जो थार वाले रेगिस्तान में बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना? ये पूरा लोएस मैदान है, लोएस मैदान, ठीक है ना? ठीक है, तो ये चैप्टर भी हो गया अपना पूरा। अब अपन पढ़ते हैं कौन-सा? ठीक है? अब हवा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हवा क्या चीज़ है भाई, ठीक है? देखिए,
वायुमंडल का संगठन और इसकी जो संरचना है ना वो हायर क्लास में 11th क्लास में अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में सिंपली समझते हैं कि हवा जो है ना उसमें किसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है, और उसके अलावा ऑर्गन है। ठीक है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और उनमें सभी जो गैसेज है वो सारी चीज शामिल है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन है। ठीक है ना, हीलियम, हाइड्रोजन, ये भी सारी चीजें पाई जाती है, तो लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, ओके, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। अब देखिए, अब नाइट्रोजन है ना वो अपन सीधे श्वसन क्रिया में अपन शामिल उसको डायरेक्ट मतलब अपन शरीर के अंदर नहीं ले पाते, तो ऑक्सीजन को अपन डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो जैसे जो दलहन वाले पौधे होते हैं, जड़ीय पौधे, दलहन, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में करते हैं, और मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो क्या कहते हैं उसको खाद बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना वो, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो जो पौधे हैं वो अपने जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई फैक्ट है कि जब वायु गर्म गर्म हो जाती है तो वो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती है। ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो नीचे बैठने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, वो अपने एल नीनो वाला जो कंसेप्ट है ना उसको अपन डिस्कस किया था पीआईबी वाले में, तो उसमें भी अपन ने बताया था कि कैसे एल नीनो वर्क करता है। ठीक है, यही सारी चीजें, ओके, ठीक है, तो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए वायुमंडल की संरचना, संरचना आपको पता है कि इस तरीके से अपन देख सकते हैं। सबसे जो नीचे है ना ये पृथ्वी के सबसे ऊपर जो वायुमंडल में अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊपर की साइड जाएंगे ना, तो सबसे पहला जो मंडल है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। वो अराउंड 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, एवरेज 12 से 13 किलोमीटर। अब इसको भी अपन पढ़ेंगे 11th क्लास में कि कैसे ये, जैसे पोलर रीजन है ना, पोलर रीजन में ये 8 किलोमीटर के आसपास होता है ऊंचाई पे इसकी सीमा, लेकिन जो भूमंडल जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री उसके आसपास 16 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि संवहनीय धाराओं के रूप में हवाएं ऊपर उठती रहती है 0 डिग्री के आसपास, और वो ही कहीं कहीं ना कहीं क्षोभ मंडल की सीमा को ऊपर की ओर धकेल देती है। ठीक है, अब जैसे क्षोभ मंडल है, इसमें क्या आएंगे अपन, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो टेम्परेचर गिरना शुरू कर देगा। कितना गिरता है? 1 किलोमीटर पे अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है ना, तो ये जो तापमान कम होने की जो रेट है उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है ना, निम्न ह्रास दर के ऐसे ही कुछ कहते हैं इसको, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल में अपन जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो इसकी टेम्परेचर के गिरने की प्रवृत्ति होती है ना, और ये 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही समताप मंडल में अपन पहुंचेंगे ये वापस टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर मध्य मंडल में वापस गिरना शुरू हो जाता है, और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है ना मध्य मंडल में होता है। ठीक है, -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जैसे फिर मध्य मंडल से बाहर जाएंगे तो फिर 100 किलोमीटर के आसपास तो अ, पृथ्वी का जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष 100 किलोमीटर के बाहर में, इसको कार्बन लाइन भी कहते हैं ना, कार्बन लाइन। और उसके बाद में अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, और मध्य मंडल के बाद मध्य सीमा को जैसे क्रॉस करते हैं अपन, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। अब देखिए इसके किलोमीटर भी दे रखे हैं कि अपन ने डिस्कस किया था कि 13 किलोमीटर के आसपास एवरेज क्षोभ मंडल की हाइट है। जीरो से सतह से लेकर के 50 किलोमीटर तक समता मंडल है, सतह से लेकर के 80 किलोमीटर के आसपास मध्य मंडल की सीमा है। उसके बाद में बाहरी अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, है ना। और जैसे क्षोभ मंडल को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं ना वो सारी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, सारी चीजें इसी में होती है। क्षोभ मंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई है सतह से। ठीक है ना, ये सतह से, क्षोभ मंडल से नहीं है, सतह से 50 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, इसमें लगभग मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं ना उससे मुक्त होता है, उसमें मौसम संबंधी घटनाएं समता मंडल में नहीं होती। लेकिन इसमें जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो सारी चीजें यहीं पर होते हैं। ओजोन गैस का जो निर्माण है, ओजोन परत का जो निर्माण है वो क्षोभ मंडल में ही होता है, सॉरी समता मंडल में, सॉरी सॉरी समता मंडल में। ठीक है ना, जो कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें है ना उससे रोक करके हमारी रक्षा करता है। मध्य मंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर जो तीसरी सतह है वो मध्य मंडल कहलाती है, और कहीं ना कहीं 80 किलोमीटर तक पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ फैली होती है ना। और इसके बाद में अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उल्का पिंड वगैरह जितने भी होते हैं ना वो इसी जो परत है ना उसमें जल करके राख होता है, हो जाते हैं मोस्टली। ठीक है, फिर 80 से 400 किलोमीटर के आसपास ये बाह्य वायुमंडल है, इसमें सारे रेडियो संचार वगैरह जितना भी होता है ना वो सारे बाह्य बाह्य वायुमंडल में ही होता है। ठीक है,
ओके, ठीक है। बहिर्मंडल जो है उसमें हीलियम, हाइड्रोजन वाली जो गैसें हैं ना, हल्की गैसें, ये देखी जा सकती है, ठीक है। ओके, अब मौसम और जलवायु में क्या अंतर है आपको देख थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताते हैं। देखिए, मौसम क्षणिक घटना होती है। क्षणिक घटना का मतलब क्या है कि एक दिन में ही कितनी 5 से 10 बार भी मौसम बदल जाएगा। लेकिन जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है, ये सारी मौसमी जो घटनाएं होती है ना, अराउंड 30 साल का पूरा एवरेज है कि 30 साल के एवरेज मौसम में क्या परिवर्तन हुआ, उसको कहेंगे जलवायु। तो मौसम बहुत क्षणिक घटना है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए मापी जाती है, और जलवायु को अपन लंबे टाइम पीरियड में देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट। ठीक है, ओके। अब देखिए, टेम्परेचर क्या है। जिस टेम्परेचर को अपन फील करते हैं ना, वो होता है वायुमंडल का टेम्परेचर। ठीक है, कभी गर्म महसूस करते हैं, कभी ठंडा महसूस करते हैं। पृथ्वी का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे ग्रीष्म काल में कुछ अलग टेम्परेचर है, सर्दी के टाइम पे कुछ अलग टेम्परेचर है। ठीक है ना। आपतन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे सूर्य से आने वाली जो भी ऊर्जा होती है ना, वो जिसे पृथ्वी रोक करके रख लेती है, उसको कहेंगे आपतन। मतलब कितनी मात्रा को सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कितनी मात्रा को पृथ्वी ने रोक करके रख लिया, उसको कहेंगे आपतन। है ना, आपतन यानी सूर्यताप, यानी कि सोलर रेडिएशंस। ठीक है, ओके। तापमान को मापने वाली जो मानक इकाई है वो है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें मापते हैं। और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बेसिक साइंस वाली जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, वायु दाब क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है। आप जैसे मिलीबार होता है ना, उसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है ना, जिसमें इसको डिनोट किया जाता है। अब देखिए, आपको पता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कैसे हवाएं ट्रेवल करती है, कैसे जो मानसून होता है वो इन्हीं के थ्रू आता है। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाई मतलब बहना शुरू हो जाता है, इसलिए भारत में मानसून भी आता है। तो वायु दाब मतलब कि एक इकाई एक इकाई स्थान पर हवा का कितना प्रेशर है, उसी को वायु दाब के रूप में मापते हैं अपन। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, ठंडा जो क्षेत्र होता है ना, वहां पे हाई प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि वहां की हवा है ना, वो भारी होती है। तो भारी हवा बैठने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, इसी वजह से हाई प्रेशर हो जाता है। जो गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाएं क्या होती है, हल्की होती है। हल्की हवाएं ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, हल्की हवाओं की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। जहां से हवाएं ऊपर उठ रही है ना, जहां से उठ रही है वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जहां पर वो बैठ रही है हवाएं, वहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं गति करती है, उसी को पवन कहते हैं। मतलब बहती हुई जो हवाएं होती है ना, उसी को पवन कहते हैं। ठीक है, विंड। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा। 3 तरीके की पवनें होती है। स्थानीय पवनें जो कि लोकल स्तर पर अपन जो देखते हैं उससे अलग होती है। ये क्या होती है, जैसे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें होती है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। जैसे ये 0 डिग्री है, तो इसकी तरफ 2 तरीके की आती है, जैसे दक्षिणी पूर्वी, ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। और ये 0 डिग्री के आसपास 5 डिग्री के आसपास आकर के मिलती है और ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। ये भूमध्य रेखा का निम्न दाब है। तो ये दोनों है, ये व्यापारिक पवनें, ये सनातन पछुआ पवनें। ठीक है, ये ध्रुवीय पवनें। तो ये होती है स्थायी पवनें, जो कि लगातार वर्षों तक चलती रहेगी। ठीक है, मौसमी पवनें क्या होती है, जो मौसम के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि भारत में मानसून मानसून एक फिक्स टाइम पीरियड में आता है, एक फिक्स मौसम के टाइम पे आता है ना। तो इसीलिए उसको कहेंगे मौसमी पवनें। स्थानीय पवनें जैसे कि आपके गांव में या फिर आपके लोकल एरिया में, राजस्थान के इलाके में गर्मी के टाइम पे जो कुछ हवाएं चलती है, उसको कहेंगे लोकल विंड्स। जैसे समुद्री समीर हो गए, है ना, जो समुद्र से आती है स्थल की तरफ, स्थल समीर हो गई, या फिर लू होती है ना, जो गर्मियों के टाइम पे जो चलती है, उसको कहेंगे लू, जो लोकल विंड है। ठीक है ना, वो सिर्फ राजस्थान और कुछ थार वाले एरियाज में ही चलती है। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में, है ना, वो साउथ में नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे लोकल विंड्स। समझ में आ गया। ये सारी ये जो है ना, इसको अपन अच्छे से हायर क्लास में अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत ठीक से बेसिक कंसेप्ट इसका सारा समझेंगे अपन। ठीक है,
अब चक्रवात किसे कहते हैं, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये भी 11th क्लास में अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें। अब आर्द्रता क्या होती है, जैसे हवा है, अब हवा में नमी की मात्रा कितनी है, ह्यूमिडिटी की मात्रा कितनी है, ठीक है, उसी को कहेंगे आर्द्रता, है ना, कि वायु में किसी भी समय जल वाष्प की कितनी मात्रा पाई गई है, उसी को कहेंगे आर्द्रता। अब ये दो टाइप की हो सकती है भाई, सापेक्ष हो सकती है ना, एब्सोल्यूट हो सकती है, निरपेक्ष हो सकती है ना, रिलेटिव, सापेक्ष ह्यूमिडिटी, रिलेटिव, और एब्सोल्यूट उसको कहेंगे निरपेक्ष। तो ये दो तरीके की आर्द्रता हो सकती है, ठीक है, इसको भी अपन 11th क्लास में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चक्रवाती वर्षा दो तरीके की वायु होती है, ठंडी वायु और गर्म वायु, ये दोनों मिल जाती है, फिर चक्रवाती स्थिति बन जाती है, फिर जब हवाएं ऊपर उठेगी तो संघनन हो जाता है, और संघनन की वजह से बारिश हो जाती है, ठीक है। पर्वतीय वर्षा, जैसे पर्वतों के सारे हवाएं ऊपर उठना शुरू हो जाती है, इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा तो जो जितनी आर्द्रता उसमें है, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता जितनी थी, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए सिंपल वे में समझिए कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मान लीजिए 90% हवा आर्द्रता से भरी हुई थी, लेकिन जैसे अगर इसका टेम्परेचर कम हो गया ना, भले मान लीजिए आर्द्रता सेम है, इसमें ह्यूमिडिटी 90% ही है, लेकिन जैसे टेम्परेचर गिर जाएगा ना, ये 90% का 95% हो जाएगा, 8% पर ये 100% आर्द्रता से भर जाएगी पूरी हवा, तो फिर बारिश हो जाएगी। 100% आर्द्रता होगी मतलब कि पूरी तो होगी पूरी हवा, ठीक है ना। तो जैसे हवा ऊपर उठती है तो ठंडी, जब हवाएं हवाएं ठंडी होना शुरू हो जाती है ना, तो उसमें जितनी भी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर गिरने से। फिर एक टाइम के बाद संघनन होना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर बारिश बारिश का कारण बन जाती है। संवहनीय हवाएं, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, संवहनीय बारिश कैसे होती है, जैसे ये दोनों पवनें आकर के मिल रही है, ये जैसे मिलेगी ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऊपर उठेगी तो मैंने क्या बोला था, 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास ये गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मान लीजिए 2-4 किलोमीटर ऊपर चली गई हवा और टेम्परेचर गिर करके 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया, है ना, और 0 डिग्री से अगर पहले हवाएं संघनित हो रही है तो बारिश के रूप में नॉर्मल बारिश होगी, लेकिन 0 डिग्री के बाद हो रही है, मतलब -5 डिग्री के आसपास संघनन होता है, तो ओलावृष्टि होती है, ठीक है ना, ओले गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो संघनन पर डिपेंड करेगा कि संघनन कितने डिग्री टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये चैप्टर भी पूरा हो गया। इनको डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, एक-एक चैप्टर को 1-1, 2-2 घंटे में अपन पूरा करेंगे। ये तो चूँकि बेसिक दे रखा है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम अपने को लग नहीं रहा। लेकिन जैसे 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें एक चैप्टर में 1-1, 2-2 घंटे लग जाएँगे अपने, है ना? एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी के बारे में अपन थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है? अब देखिए, अभी महासागर वगैरह दे रखे, मैप कुछ एनसीईआरटी में अच्छा दे नहीं रखा है इसकी फ़ोटो में, तो आप एक बार मैप खुद से गूगल पे सर्च करना और देखना कि भाई कैसे महासागर वितरित है, कैसे महाद्वीप वितरित है। ये अपने 6th क्लास में भी देखा था। मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि भाई सीक्वेंस में आपको बताना बड़े से छोटा महाद्वीप कौन सा, बड़े से छोटा महासागर कौन सा, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताया भी था। बहुत मतलब अप्रिशिएटेड है भाई, आप सभी का अप्रिशिएशन इस तरीके से मिलता रहे कि भाई हाँ, आप जितने भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आप टाइम टू टाइम देते रहे, ठीक है ना। अब देखिए जल का वितरण देख लेते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ से सवाल पूछा गया, देख लो 7th की एनसीईआरटी से सवाल आया था, आज से शायद 1 साल पहले की बात है या फिर 2 साल पहले की बात है। प्रॉपर ये का ये सारणी उठा करके पूछी थी। तो एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो जल है ना, वो महासागरों में पाया जाता है, 97.3% के आसपास, ठीक है ना। इसमें सीक्वेंस पूछा था यूपीएससी ने कि भाई दे दिया था कि भाई ये 4-5 दे दिए थे एलिमेंट्स, और उसमें बोल दिया था कि सीक्वेंस में बताइए कि ज़्यादा से लो हवा जो पानी है वो कहाँ पर कैसे मिलता है। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है, महासागरों में, 97.3% के आसपास। फिर जो ग्लेशियर्स है, जो बर्फ के रूप में जमा हुआ जो भी जल है, वो है अराउंड 2% के आसपास। उसके बाद भूमिगत जल है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड वाटर है, वो है 0.68%, ठीक है। उसके बाद में झीलों में पाया जाता है, लेक्स है जो है ना उसमें 0.009%, ठीक है। उसके बाद में जो स्थलों पर जो झील वगैरह है, नमकीन वाली झील है, मतलब जैसे खारे पानी की झील है, ये है मीठे पानी की झीलें, वो 0.009% के आसपास है। और फिर खारे पानी की जो झीलें हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में वायुमंडल में जो भी जल है ना, वो उसके स्थान आता है। और सबसे लास्ट में नदियों में, अपने को लगता है कि यार इतनी नदियाँ है, कितना सारा पानी है, लेकिन नदियों में सबसे कम पानी है ना।
उससे भी ज़्यादा इन इन चीज़ों में अपन देख सकते हैं। तो ये सारणी आपको याद करनी है, यहाँ से डायरेक्ट यूपीएससी ने सवाल पूछा था 2024 वाले में शायद, है ना? तो ये सारणी आपको लिख लेना है इसका, भले ही, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछ रखा है तो मतलब चांसेस बनते हैं कि भाई आगे आने वाले वापस एग्जाम में भी पूछ सकते ही। लवणता क्या होती है? मान लीजिए 100 ग्राम जल है, 100 नहीं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा कितनी है ना? उसको कहेंगे सैलिनिटी। तो ये एवरेज कितनी होती है? 35 पर 1000, पर 100 नहीं होगी, क्योंकि अपन 1000 ग्राम पे इसको नाप रहे हैं। तो पर 1000 35 पर 1000 के आसपास एवरेज जो लवणता है ना, वो महासागरों की पाई जाती है। ठीक है, ओके। अब देखिए इजराइल में जो मृत सागर है ना, डेड सी, उसकी जो लवणता है वो 340 ग्राम प्रति लीटर है, यानी 340 पर 1000। ठीक है, मतलब हाईएस्ट लवणता वाला ये जो है सागर है, कौन सा? डेड सी, मृत सागर, जो इजराइल में पाया जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए महासागरीय परिसंचरण में क्या देखेंगे अपन, कि जो महासागरीय धाराएं है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। आपको पता है एक चीज आपने पढ़ी थी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं ट्रेवल करती है। अब एक चीज को समझ लेना, जो जो पानी है ना, पानी का अलग कंसेप्ट है। हाई प्रेशर वाला जिस भी मतलब जगह, मान लीजिए हाई प्रेशर है महासागर में, हाई प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर में पानी भारी हो जाता है, तो भारी पानी बैठने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये पानी नीचे बैठेगा, तो यहाँ का जो समुद्र तल है ना, वो कहीं ना कहीं 1-2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर नीचे बैठ गया। कंपेरेटिवली अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ का पानी 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बैठ गया। तो इस पानी की जगह लेने के लिए 2 सेंटीमीटर जो पानी वहां से नीचे बैठा है, उसकी जगह लेने के लिए दूसरी जगह से पानी आएगा। तो पानी क्या होगा कि लो प्रेशर वाला पानी है ना, वो हल्का होता है, हल्का होगा तो फैलने की प्रवृत्ति होती है, तो मतलब उसकी जो हाइट होगी ना, वो थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा होगी। तो इधर 2 सेंटीमीटर पानी नीचे बैठ गया, तो इस पानी की जगह लेने के लिए लो प्रेशर की साइड से पानी आना शुरू हो जाता है। तो जो महासागरीय धाराएं होती है ना, उसमें लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ परिसंचरण होता है महासागरीय धाराओं का। ठीक है, और जो हवाएं होती है वो इसका उल्टा होती है, कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती है। ठीक है, ये सीडीएस में सवाल पूछा था इस बार 2026 वाले में, महासागरीय धाराओं से रिलेटेड किस तरीके से परिसंचरण होता है। ठीक है, सीडीएस में, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना आपको। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसका ध्यान रखना बस हल्का सा। अब देखिए समुद्री तरंगे क्या होती है, कि अब हाई प्रेशर लो प्रेशर आपको पता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई एक जैसे एक ही जगह पर एक जैसा बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। तो ये जैसे ही हाई प्रेशर लो प्रेशर चेंज होता है ना, तो महासागरीय जल है ना, वो ट्रेवल करना शुरू कर लेता है। तो ये मतलब ये तो सतत प्रक्रिया, इसमें चलता रहेगा, ये सारा पानी वगैरह इधर उधर होता रहता है। तो ये तरंगे होती है, महासागरीय तरंगे। ठीक है ना, ओके। और दूसरा कारण क्या है, जैसे जो ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है? जो चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण फोर्स होता है ना, उसकी वजह से। अब सूर्य और चंद्रमा अपनी तरफ जल को आकर्षित करेंगे, मतलब किसी भी ग्रह में ये एक शक्ति होती है कि वो हर पिंड को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति रहती है। जैसे पृथ्वी भी अपनी तरफ वस्तुओं को खींचती है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है इसका। इसी तरह अन्य ग्रहों का भी अपना फोर्स होता है, जो हर दूसरे पिंड को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी तरफ ये फोर्स, मतलब खींचने वाली प्रवृत्ति वाला फोर्स लगाएंगे, तो पृथ्वी के ऊपर जो भी जल है ना, वो ऊपर उठेगा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के पास भी अपना फोर्स है, तो वो वापस उस पानी को नीचे खींच लेगी। तो जब पानी ऊपर उठता है ना, उसको तो कहेंगे ज्वार, है ना, और वापस जैसे नीचे गिर जाता है ना, उसको कहेंगे भाटा। तो ज्वार भाटा, इसीलिए इसको ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ज्यादा ऊंचाई तक ये जो ज्वारीय तरंगें उठ जाती है ना, और उसकी वजह से डिजास्टर हो जाता है, तो उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है ना, जब बहुत ज्यादा ऊपर ये हवा जो ज्वारीय तरंगें उठ जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें केस स्टडी दे रखी है, जैसे तमिलनाडु तट पर सुनामी आई थी, या फिर जापान में जो सुनामी आई थी, उसने किस तरीके से मतलब प्रभावित किया था वहाँ की लाइफ को। तो ये केस स्टडी ये ज़्यादा यूज़ की अपने है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा देखिए डायग्राम के साथ दे रखा है। ज्वार, लघु ज्वार, वृहद ज्वार। लघु ज्वार में क्या होगा, कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के समकोण पर होगी, 90 डिग्री पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, कि एक तरफ से तो चंद्रमा फोर्स लगा रहा है और एक तरफ से सूर्य फोर्स लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी कम ऊंचाई तक उठेगा, तो उसको कहेंगे लघु ज्वार। ठीक है, अब वृहद ज्वार में क्या होता है,
कि सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में फोर्स लगाते हैं, यानी तीनों एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। और तीनों एक लाइन में दो तरीके से आ सकते हैं, या तो चंद्रमा बीच में आ जाए क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, तो या तो चंद्रमा बीच में आ जाए और पृथ्वी साइड में और सूर्य साइड में, या फिर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए। तो इन दोनों कंडीशन में ज्वार भाटा है ना वो वृहद बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का फोर्स लग जाएगा इस पे। लेकिन जब समकोण पर होंगे ना ये तीनों ही पिंड, तब लघु ज्वार बनेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए महासागरीय धाराएं अपन ने देख ली थी कैसे ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब इसमें दो तरीके की धाराएं होती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, है ना। और ये सारे महासागरीय जो जल है ना उसकी ऊष्मा का ट्रांसफर करते हैं। अगर ये महासागरीय जलधाराएं नहीं होती ना तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सी चीजें थी जो इम्पॉसिबल हो जाती, जैसे कि अब रूस वगैरह है, ठीक है। वहां पर कुछ ऐसे पोर्ट्स है ना कि इन गर्म जलधाराओं की वजह से मतलब वर्ष भर वो चालू रहते हैं। नहीं तो अगर ये गर्म जैसे गल्फ स्ट्रीम है, अगर गल्फ स्ट्रीम नहीं हो ना तो जैसे क्या कहते हैं यूके का जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्वे वगैरह है, तो वहाँ के पोर्ट्स पूरी तरीके से जम जाते हैं। मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापार ही बंद हो जाता है। लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम की वजह से वहाँ का पानी कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए वहाँ पर इतनी बर्फ जम नहीं पाती और वहाँ का व्यापार वर्ष भर चालू रहता है। तो ये बहुत सी मतलब ऐसी इसकी उपयोगिताएं हैं जलधाराओं की, उसको थोड़ा डिटेल में अपन हायर क्लास में 11th वाली क्लास में देखेंगे कि कितने टाइप की जलधाराएं होती है वगैरह। यहाँ तो देखिए मैप दे रखा है, ये कुछ मतलब साफ नहीं है, तो इसको आप क्या करना कि गूगल कर लेना और ये सारी चीज़ देख लेना। वैसे तो देखिए उत्तरी विषुवतीय धारा, फिर यहाँ से ये गल्फ स्ट्रीम हो गई, ठीक है, और ये नॉर्थ अटलांटिक, और ये कौन सी धारा है, कनारी वाली, ठीक है। तो इसको आप एक बार गूगल करके इस मैप को अच्छे से HD में डाउनलोड कर लेना और सारी जो जलधाराएं है ना कौन कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है उसको एक चार्ट बना करके लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार बनते हैं, क्योंकि 4 जलधारा दे देंगे और यूपीएससी पूछ लेगा कि निम्न में से कितनी ठंडी जलधारा है, केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जलधारा ठंडी है कौन सी जलधारा गर्म है। अब 0 डिग्री से जो ऊपर की तरफ बैठ चल रही है वो तो ऑब्वियसली गर्म ही होगी, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती है सूर्य से। तो 0 डिग्री से जो ऊपर नॉर्थ या फिर साउथ में जो जलधारा जा रही है ना वो तो गर्म ही होगी। लेकिन जो नॉर्थ से या फिर साउथ से 0 डिग्री के साइड में जो हवाएं, सॉरी जो महासागरीय जलधारा आ रही है ना वो ठंडी होगी। जैसे ये बेंगुला वाली है, ठीक है, ये पेरू पेरू की ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये ओयोशियो है जो कि रूस के तट से आ रही है ना। तो ये चीजें तो एक बार आप इसका चार्ट वगैरह बना लेना पूरा निकाल के, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब देखिए आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो वन, यानी जहां पर वृक्ष वृक्ष उगे हुए होते हैं, यानी कि वो घने भी हो सकते हैं और थोड़े खुले भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं घास स्थल, यानी कि जो जैसे सवाना सवाना एरियाज है ना वहां पर घास होते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ज्यादा वर्षा होती है, वर्षा भी कम होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो घास जो पनपी होती है वो भी जल करके राख हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़े वहां पर पेड़ नहीं उग पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए घास क्षेत्रों का वहां पर विकास होता है ना, क्योंकि बारिश कम मात्रा में होती है। कांटेदार झाड़ियां होती है, जैसे कि आप थार वाले एरियाज में देखेंगे, वो शुष्क शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मतलब बारिश कम से कम 50 जो उसकी मात्रा होती है 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है बारिश, तो वहां पर कांटेदार झाड़ियां पाई जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद में जो उपध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर शंकुधारी वन होते हैं, रेगिस्तानों में कांटेदार क्षेत्र पाए जाते हैं, और जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं कि भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या फिर अर्ध सदाबहार वन, ठीक है ना, जिसमें 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, ठीक है। ओके, अब देखिए सदाबहार वनों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सदाबहार वन मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी मौसम शुष्क नहीं होता, यानी कि वर्ष भर बारिश होती है, जैसे 0 डिग्री के आसपास। क्यों? क्योंकि जो दोनों व्यापारिक पवने, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी, दोनों व्यापारिक पवने मिलती है। जब मिलती है पवने तो ऊपर की तरफ उठेगी ये दोनों मिल करके, और 0 डिग्री पर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में डेली बारिश होती है, ठीक है ना, दोपहर के टाइम पे। तो वहां पर क्या होगा कि वनस्पति होगी ना वो बहुत सघन होगी, तो इसलिए वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। या फिर जैसे पर्वतीय वर्षाएं होती है, जैसे
जो इंडिया है ना, इसका जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के सहारे जो हवाएं उठती है, जो अरब सागर की शाखा से जो भी हवाएं आती है, तो उसका जो वेस्टर्न क्षेत्र है ये वाला, तो वहां पर तो फुल बारिश होगी, तो वहां पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा मौसिनराम, मेघालय वगैरह आपने नाम सुना होगा, है ना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो भी मानसून जाता है वो सबसे पहले वहीं बारिश होती है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां वहां से टकरा करके पर्वतीय वर्षा होती है, तो वहां पर भी सदाबहार वन पाए जाएंगे, है ना। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे रोजवुड है, यहाँ से भी सवाल पूछते हैं कि भाई यूपीएससी दे देगा निम्नलिखित में से कौन से सदाबहार वन है। ठीक है, रोजवुड, आबूनस, महोगनी, एनी, एबोनी, ये सारे कौन से वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। ठीक है। पर्णपाती वन, जो कि पर्णपाती वन का मतलब क्या है, जो अपने पत्ते एक फिक्स मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये वृक्ष। ठीक है ना। और इसका मुख्यतः यूज जैसे फर्नीचर वगैरह हो गए, इसके निर्माण में बनाया, जैसे साल के वृक्ष हो गए, सागवान के वृक्ष है, नीम, शीशम, ये है पर्णपाती वृक्ष, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में ये अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, सदाबहार वन है ना, ऐसा नहीं है कि वो अपने पत्ते नहीं गिराते, पत्ते वो भी गिराते हैं। अगर सवाल आ जाए कि भाई सदाबहार वन अपने पत्ते कभी नहीं गिराते, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई फिक्स मौसम नहीं है कि वो पत्ते गिराए, मतलब कभी भी पत्ता गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई फिक्स मौसम नहीं है। लेकिन पर्णपाती वन का एक फिक्स मौसम होगा कि ये 1 से 2 महीने का या फिर 1 महीने का जो टाइम पीरियड है, इसी मौसम में हम पत्ते गिराएंगे, एक फिक्स मौसम में गिराते, इसलिए उसको कहेंगे पर्णपाती वन। सदाबहार वन भी पत्ते तो गिराते, लेकिन उनका फिक्स मौसम नहीं है। शीतोष्ण सदाबहार वन मतलब मध्य अक्षांश या फिर जो उच्च अक्षांश है ना, वहां पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका हो गए, दक्षिणी चीन हो गए, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील हो गए। ठीक है ना, चीड़, यूकेलिप्टिस है, ये सारी चीजें। ठीक है। शीतोष्ण पर्णपाती वन जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। ओके। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागर के आसपास जैसा वातावरण है ना, उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसे कहते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है। अब इसमें जैसे अ, अ, ऐसा नहीं है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है, जैसे कि इसके अलावा भी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ऐसी कंडीशंस पाई जाती है, कैलिफोर्निया है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है ना, तो वहां पर भी ऐसी वनस्पति पाई जाती है। अब जैसे भूमध्य सागरीय वृक्ष है ना, वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को डाल लेते हैं। ठीक है। उनकी मोटी छाल होती है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है, और कहीं ना कहीं जो फल वगैरह होते हैं ना, जो खट्टे फल वगैरह है, तो वो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है। जैसे संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, है ना, ये से जो सिट्रस जो एसिड वाले जितने भी फल होते हैं ना, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। शंकुधारी वन जो कि जैसे नॉर्थ गोलार्ध है, तो उच्च अक्षांशों पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो कि 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में ये पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो वन है ना, वो टैगा वन है ना, एरिया के हिसाब से। ठीक है। टुंड्रा में क्या होता है, टुंड्रा में कोई वनस्पति नहीं पाती, है ना। टुंड्रा में वनस्पति नहीं होती, वहां पर मशरूम वगैरह देखे जा सकते हैं, है ना। और मतलब ऐसे कोई बड़े वृक्ष नहीं होते। ठीक है। एलगी एलगी देखी जा सकती है। ठीक है। शंकुधारी वन में चीड़ है, देवदार है, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। ओके। घास स्थल, अब देखिए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हो सकते हैं, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। ये दो तरीके के घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो कि 23 डिग्री जो अक्षांश है, इसके आसपास पाए जाते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो हायर अक्षांश है 60 डिग्री के आसपास, है ना, 60 से 70 डिग्री के आसपास। ठीक है। तो उन क्षेत्रों में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो घास होती है ना, वो काफी, ऐसा नहीं है कि घास छोटी छोटी घास होती है, 3 से 4 मीटर की ऊंची घास भी होती है। ठीक है। ओके। शीतोष्ण घाट मैदान जो कि मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री अक्षांश के आसपास, है ना। और जिसमें जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीलोप वगैरह ये जानवर इसमें पाए जाते हैं। कटी झाड़ियां अपन ने पढ़ ही लिया कि भाई रेगिस्तानी एरिया में पाई जाती है। ठीक है। टुंड्रा वनस्पति अपन ने पढ़ लिया कि भाई जहाँ पर बड़े पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, जैसे काई है, एल्गी है, लाइकेन है, मशरूम वगैरह, ये छोटे छोटे जो पादप है ना, वो वहाँ वहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये कुछ जो घास के मैदान है ना, वो देखे यहाँ पे नाम दे रखे हैं कि भाई उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, जैसे सवाना है, तो वो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, कंपोस ब्राजील में, लानोस कहाँ पर है, वेनेजुएला में। यहाँ से सवाल बहुत बार बना हुआ है, यूपीएससी के पीवाई कुछ देखना, ज्योग्राफी के। ठीक है ना।
तो वहाँ पर ये आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान में अर्जेंटीना में पेम्पास है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ट्स, मध्य एशिया में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है ना? तो ये कुछ घास के मैदान है, आपको ये मतलब कौन से क्षेत्र में ये पाए जाते हैं उसके नाम सहित आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है, ठीक है। ब्राजील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो उसमें वेल्स या फिर प्रेरीज में से कोई एक शामिल कर देगा। ठीक है ना? तो ये इतना आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। ओके, तो ये चैप्टर भी हो गया पूरा अपना। नेक्स्ट बढ़ते हैं मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। ठीक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। अब देखिए बस्तियां जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, वो दो तरीके से या दो तीन तरीके की हो सकती है। जैसे स्थायी बस्तियां हो सकती है, अस्थायी हो सकती है। ठीक है ना? अब अस्थायी बस्तियों में क्या होता है कि ऋतु प्रवास होता है, यानी कि किसी खास ऋतु में अपन किसी फिक्स जगह पर रह रहे हैं। जैसे हिमालय क्षेत्रों में देखेंगे कि जैसे बर्फ गिरना शुरू हो जाती है ना, वो तलहटी वाले रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, वापस वो पहाड़ों की तरफ वापस वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि घास घास के मैदान गर्मियों के समय में घास के मैदान वापस दिखना शुरू हो जाते हैं और अपने जो मवेशी वगैरह होते हैं, इनको चराने के लिए वापस ये पर्वतों की ऊंचाई की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? ये ऋतु प्रवास होता है ना, ऋतु के अनुसार जो भी बसावट का स्थान बदलता है ना, उसको ऋतु प्रवास कहेंगे। ठीक है, ओके। मौसम के अनुसार जो भी प्रवास होता है उसको। ठीक है, बाकी स्टोरी दे रखी है, इसमें कोई ज्यादा फैक्ट है नहीं। ठीक है, ओके। अब ये परिवहन वगैरह बहुत बहुत बेसिक से दे रखे, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है, सड़क मार्ग ये सब 11th 12th की जो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना अपन, उसमें अच्छे से देखेंगे इनको सबको। ठीक है, ओके, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए, इसमें देखिए क्या क्या चीजें जरूरत की है। हम्म अमेजन बेसिन कहाँ पर है? ब्राजील में। ठीक है, बस इतनी इंपॉर्टेंट इसकी यहाँ पर जरूरत है। बहुत बेसिक से दे रखा है, यहाँ पर स्टोरी वगैरह दे रखी है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो है नहीं। ब्रोमीलाइड ये क्या है? एक विशेष प्रकार का पौधा है जो कि अपनी पत्तियों में जल को संचित करके रखता है। ठीक है ना? तो अगर बाई चांस सीधा उठा ले एनसीईआरटी से ये कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक टाइप का पौधा है ये ब्रोमीलियाड। ठीक है ना? ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये इसको थोड़ा अपन 11th 12th वाली ज्योग्राफी है ना, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर मतलब स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है ना? इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर। इस रीजन में कितने लोग रह रहे हैं वो होगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है ना? जैसे उत्तराखंड का 189 दे रखा है 2011 के जन सेंसस के अनुसार, और पश्चिम बंगाल का 1029 है, बिहार का 1100 है ना? तो ये होगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ओके। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में जो मीठे पानी के जो जल है ना, वहां पर डॉल्फिन्स पाई जाती है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको सुसु कहते हैं। इनकी मतलब आंखें नहीं होती, वो आवाज निकालती है, इसी आवाज के बेस पे ही इसको सुसु कहते हैं। अब जैसे आवाज निकालेगी तो वो कहीं ना कहीं टकरा करके वापस आ जाती है। तो उन जो रिफ्लेक्टिव जो ध्वनि तरंगे होती है ना, उन्हीं से इनको आइडिया लगता है कि आगे अपने जब भी अपन वो आगे बढ़ती है तो उनको ये फील हो जाता है कि कोई ना कोई आगे है। अगर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के ध्वनि तरंगे वापस आ रही है तो इनको पता लग जाता है। ठीक है ना? ये है। ठीक है, अब देखिए कुछ ज्यादा देर नहीं रखा है। रेगिस्तान में जीवन क्या है? सारा रेगिस्तान कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में। ठीक है ना? ठीक है, इसको हायर क्लासेस में अपन अच्छे से पढ़ेंगे यार, इसमें तो कुछ ज्यादा दे नहीं रखा है। जो कंसेप्ट वाली बात थी अपन ने समझ ही लिया एक दो चैप्टर में। ठीक है ना? ये 11th की ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ये देख लीजिए, लद्दाख में खापा चान किसे कहते हैं? खापा चान का मतलब क्या होता है? हिम भूमि। ठीक है ना? ग्लेशियल लैंड। ठीक है, चीरू या फिर तिब्बती एंटीलोप एक प्रकार का विलुप्त प्राय जीव है। एंटीलोप विलुप्त प्राय जीव है, इसको गूगल करके इसका फोटो देख लेना एक बार। ठीक है ना? किस तरीके का दिखता है। और इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, बस इतना आइडिया रखना है आपको। ओके,
ठीक है, तो 7th की ज्योग्राफी अपन ने खत्म कर दी है। कुछ चैप्टर जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे उसको अपन ने छोड़ा है, उसको हायर क्लास में अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास पूरी हो गई है। डेली जो पीआईबी सेशन है ना 7 बजे आप देख लेना, दूसरे चैनल पर कोलैबोरेशन में डाल रखा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारी पीडीएफ है ना वहीं पे शेयर होगी और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी ना सेशन से रिगार्डिंग, वो भी सारी वहीं पे शेयर कर दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।